नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, अक्सर जब हम किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद करें, उन्हें सपोर्ट करें। कुछ इसी मंशा से आज हमारे साथ जुड़ी हैं मिस आयुषी श्रीवास्तव, जिन्होंने मध्य प्रदेश सिविल जुडिशियल एग्जामिनेशन 2019 में 80th रैंक हासिल किया। आज वो हमारे साथ जुड़ी हैं अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए और ये बताने के लिए कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस एग्जामिनेशन को लेकर। तो वेलकम आयुषी एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। Hello, thank you so much for inviting me today. And I hope कि जो भी experiences और मैंने gain किए हैं वो सारे students को aspire करें. So it's a great opportunity and it will be a great time. तो आयुषी, लेट्स बिगिन विद योर बैकग्राउंड। आप क्या फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं अपनी फैमिली में? आपका बैकग्राउंड क्या है? आपकी स्कूलिंग क्या है? आपका कॉलेज कहाँ से था और किस तरह की आपकी लाइफ जर्नी रही अब तक की, वो प्लीज बताइए। जी, so talking a bit about myself, my name is Ayushi Srivastav और मेरी जो स्कूलिंग है वो इंदौर और चमेली देवी पब्लिक स्कूल इंदौर से हुई है। उसके बाद में आई डिड BA LLB ऑनर्स कोर्स which is a 5 years course from School of Law, Devi Ahilya Vishwavidyalaya, and thereupon I also have pursued LLM in criminology from Oriental School of Law University. And there is no judicial background, तो मैं फर्स्ट जनरेशन ही हूँ जो जुडिशरी बैकग्राउंड में अभी सिलेक्ट हुई है। तो that's it. तो आपके पेरेंट्स का क्या प्रोफेशन है? My father is a businessman, wherein my mom, she is a teacher in government school. ऑलराइट। तो आयुषी, अक्सर हमें देखने को मिलता है कि कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंस रहता है जो हमें इंस्पायर करता है किसी एक पर्टिकुलर रास्ते पर चलने के लिए। आपने जुडिशरी को अपना रास्ता बनाया। आपकी इंस्पिरेशन क्या रही? क्यों आपने जुडिशरी को चुना? ओके, सो ये जो स्टोरी है ये मेरे स्कूल टाइम से मैं इंस्पायर्ड हूँ इस चीज में आने के लिए, क्योंकि सिंस माय स्कूल डेज सबके अपने अपने सब्जेक्ट्स में कुछ इंटरेस्ट होते हैं। तो मेरा पर्टिकुलरली साइंस एंड मैथ्स में इतना इंटरेस्ट नहीं बन पाया था। एंड मुझे चाहिए था कि मैं कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशन में एडमिट हूँ जो मेरे लिए एक न्यू फील्ड भी हो एक्सप्लोर करने के लिए, प्लस मैं अपना 100% यानी कि जो भी मेरे में कैपेबिलिटीज हैं मैं अपना 100% देकर उस इंस्टीट्यूशन का फॉर्म पार्ट जो है बन पाऊं। तो स्कूल के बाद ही मैंने ये सोचा कि एक एलिमेंट ऑफ पेट्रियोटिज्म विच इज प्रेजेंट इन एवरी एस्पिरेंट, तो मुझे लगा कि दैट आई शुड बी टेकिंग इन द फॉर्म ऑफ जुडिशरी। एंड ऑलवेज जब मैं न्यूज देखा करती थी अपने पेरेंट्स के साथ में, तो जब भी कोई कोर्ट्स का इंसिडेंट आया करता था न्यूज में, तो दैट ऑलवेज इंस्पायर्ड मी कि लोगों का भरोसा आज भी जुडिशरी पर और अदालतों पर इतना है कि लोग चाहे कुछ भी हो जाए सभी लोग कोर्ट्स पर एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह देखते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। तो मैंने चूज किया कि 12th के बाद में मैं लॉ फील्ड चूज करूंगी और इसी में मैं जो भी अपना बेस्ट होगा वो दूंगी। ऑलराइट, ऑलराइट। सो आपने बताया कि क्योंकि आप शुरू से ही एक तो आपका कंट्री के लिए कुछ करने का इरादा मन में था और आपने बताया कि किस तरह से जुडिशरी आपको एक्साइट करती थी। हमेशा जब भी आप जुडिशरी के बारे में सुनते थे, लोगों का ट्रस्ट जुडिशरी में देखते थे, तो एक सेंस ऑफ एक्साइटमेंट एंड हमेशा इस फील्ड में जाने का आपके मन में एक ख्याल आता था। दैट इज रियली ग्रेट। बट अगेन, जो मेरा अगला सवाल आपसे है वो ये कि जब आपकी ये जर्नी शुरू हुई, सबसे पहली बात तो ये कि जो जुडिशरी को लेकर आपकी जर्नी थी ये कब शुरू हुई? दूसरी बात ये कि ये जर्नी कितनी लंबी रही, कितने आपने अटेम्प्ट्स दिए और क्या आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा अटेम्प्ट्स का अगर आपने दिए, एंड कौन सी स्टेट्स के लिए आपने अपीयर किया? ओके, तो जो जुडिशरी का ये ड्रीम था ये मैंने अपने 3rd ईयर से डिसाइड किया था कि आई विल बी स्टडीइंग होली फॉर दिस स्टेट, पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश। तो मैंने हमेशा मध्य प्रदेश स्पेसिफिक ही पढ़ाई की है। तो सिंस माय 4th ईयर ऑफ ग्रेजुएशन मैंने अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट कर दी थी, वो बेसिक लेवल पर थी। फिर जैसे जैसे ग्रेजुएशन हुआ और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट आया, तो उस टाइम पर आई वॉज नॉट होली प्रिपेयर्ड, बट हाँ मैं रेडी थी कि मैं अटेम्प्ट देने के लिए रेडी हूँ। तो 2017 आई ग्रेजुएटेड एंड उसके बाद में आई गेव मल्टीपल अटेम्प्ट। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई डिड नॉट क्लियर प्रीलिम्स,
तो दैट वाज बिट शॉकिंग फॉर मी उस टाइम पर, क्योंकि मैंने फोर्थ ईयर से क्योंकि ये ड्रीम देखा था, तो मुझे ऐसा था कि मेरी सारी स्टडी और जो स्ट्रैटेजी है वो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पूरी सारे एफर्ट्स अपने पुट ऑन कर दूंगी। बट अनफॉर्चुनेटली, और आई शुड से राइट नाउ कि फॉर्चुनेटली आई कुडंट क्लियर प्रीलिम्स, क्योंकि उसी जील से फिर मैंने जब अपने सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट दिए, सो आई कुड क्वालिफाई प्रीलिम्स, मेंस, एंड देन आई कुड रीच द इंटरव्यू राउंड। बट अगेन फॉर्चुनेटली, और फॉर मी इट आई कुडंट क्लियर इट, ताकि अब मुझे जो मेरा जो ये वाला अटेम्प्ट था, आई वेंट थ्रू ऑल दिस एग्जामिनेशन विद अ मोर जील एंड मोर एफर्ट्स, और मुझे अपनी गलतियां पकड़ने का मौका ज्यादा मिल गया, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट जब भी आप देते हैं तो आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो जो फेलियर्स होते हैं आपके, आप वो आपके एक्सपीरियंस ही होते हैं। तो बहुत ही क्लियरली ये बोला गया है कि फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। तो ये जो पूरी सीढ़ियां थी मेरी फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट की, इनके थ्रू ही आज मैं यहाँ पर पहुंच पाई हूँ। तो कभी जो भी एस्पिरेंट्स पढ़ाई करते हैं, कभी किसी का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाता है, कभी किसी का मेंस क्लियर नहीं हो पाता है, कोई इंटरव्यू राउंड से पीछे जाता है। तो जो एक ही जील होती है कि आपकी जो जिद है, अगर आपने वो जिद पकड़ ली कि नहीं, कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी राउंड से आप अगर आप पीछे हो भी रहे हैं, तो आप अपनी गलतियों को देखिए, दूसरी चीजों को ब्लेम करने की जगह आप खुद में देखिए कि मुझ में शायद कुछ ये कमी थी, जो मैं अभी एक जज बनने के लिए अभी कुछ और टाइम बाकी है। तो वो चीजें एवेल्युएट करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी जर्नी और ही स्ट्रांग रहेगी, और ये जो सक्सेस मिलेगी ये और ही बहुत ग्रैंड सक्सेस होगी। ऑलराइट। तो बहुत ही अच्छे से आपने बताया कि किस तरह से आपने अपने फेलियर्स को अपने स्टेपिंग स्टोन्स में बदलकर और एक-एक कदम आपने आगे बढ़ा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने बताया कि प्री भी आप नहीं क्लियर कर पाए। हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस इन सेकंड एंड थर्ड अटेम्प्ट? जी, तो जब मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जब मैंने तैयारी की थी, तो आई वाज बिट श्योर उस टाइम कि मेरा हो जाएगा, लेकिन जब मेरा नहीं हुआ, तो पहले कुछ टाइम तक तो आई वाज क्वाइट डिप्रेस्ड कि मैं इससे ओवरकम कैसे करूंगी। तो पेरेंट्स का हमेशा से सपोर्ट रहा, तो उन्होंने मुझे ये गाइड किया कि नहीं, अगर आप नहीं एग्जाम कुछ क्लियर कर पा रहे, तो अपनी कुछ गलतियां हैं, उनको आपको एक डायरी में नोट करना चाहिए। तो मैंने अपनी जो भी सारी मिस्टेक्स थी, जैसे अगर मुझे लग रहा है कि शायद मेरा टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है, या मेरा कुछ और डिस्ट्रैक्शंस में जा रहा है, तो मुझे और कट ऑफ करने की जरूरत है, तो वो चीजों को मैंने सब इवेल्युएट किया। तो मुझे लगा कि अब जो नेक्स्ट अटेम्प्ट मेरा होगा उसमें मैं अपना बेस्ट दूंगी, मेरी पुरानी गलतियों को मैं बिल्कुल भी रिपीट नहीं करूंगी। और मैंने अपनी जो भी प्रीलिम्स से मिस्टेक सीखी कि मुझे एक अच्छे टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है, मुझे स्ट्रेस मैनेजमेंट की जरूरत है, मुझे पैनिक नहीं होना है, या मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड मुझे और क्लियर करना है, ताकि प्रीलिम्स में जब पेपर सामने आए आपके, तो आप डरे ना, और उसको बहुत ही फियरलेसली आप उसको सॉल्व कर पाए। तो उसके थ्रू मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में ये सोचा कि चाहे जो भी होगा, भगवान पे भरोसा अगर हम रखेंगे तो अच्छा ही होगा, और उस रील के साथ अगर आप जाएंगे, तो फिर मेरा जो सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट था, तब तक मैं प्रीलिम्स मेंस जो है मेरा बहुत इजीली क्लियर कर ऑलराइट, पाया था। ऑलराइट। सो प्री एंड मेंस आपका क्लियर हुआ एंड इंटरव्यू स्टेज तक दोनों अटेम्प्ट्स में आपने अपीयर किया। गुड, गुड इनफ। एंड एक चीज और आपने बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे बताया भी आयुषी की किस तरह से आपने अपनी गलतियों से सीखा। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी बात है कि जहां आप खुद को इवेल्युएट करते हो, जहां आप खुद की गलतियों को नोट डाउन करते हो, उनसे सीख कर आगे बढ़ते हो, आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि इस अटेम्प्ट मेरी कौन सी गलती रही जो कि मुझे नहीं दोहरानी है। अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ मार खा जाते हैं कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में उनकी गलती रह जाती है वो बार बार दोहराते रहते हैं, उसे बैठकर सोचते नहीं हैं और इवेल्युएट नहीं कर पाते हैं। बट आपके केस में आपने इसे एक अपॉर्चुनिटी में बदला, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। खैर, ये आपने बताया कि आपकी जो जर्नी रही वो बहुत ही इस तरह की जो एक टायरिंग जर्नी रही, बट एट द सेम टाइम मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये पूरी जर्नी में जो 4 अटेम्प्ट आपने यहाँ पर दिए, उसमें आपकी फैमिली का तो आपने बताया कि फुल सपोर्ट था, बट एट द सेम टाइम कई बार प्रेशर खुद पर भी होता है, और आपके पीयर ग्रुप से भी प्रेशर आता है, आपके फ्रेंड्स एंड आपके जो रिलेटिव्स हैं उनसे भी प्रेशर आता है। आपके केस में ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी, देखिए, जितना अटेम्प्ट्स जो है बढ़ते जाते हैं जब भी किसी एस्पिरेंट्स के, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेशर उस अटेम्प्ट के साथ और इंक्रीज होता जाता है। तो जब जब भी मेरे अटेम्प्ट्स बढ़ रहे थे, तो टाइम पीरियड, क्योंकि जो एग्जाम है ये बहुत ही लॉन्ग जर्नी होती है, क्योंकि प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू राउंड होने में, और अगर नहीं हो रहा है तो उस चीज से 1-2 महीने कोप अप होने में, और फिर नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करने में काफी टाइम जो समय है वो गुजर जाता है, और आप उस पीरियड में
ये बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है कि आप डिप्रेस भी होंगे, आप डीमोरलाइज भी होंगे, डीमोटिवेट भी होंगे, आपको 100 बार ये मन में ख्याल आएगा कि आप इस चीज को छोड़ दें। लेकिन फिर यही है कि हमेशा से मैं एक कोट अपनी टेबल के सामने लगा के रखती थी, विच इज सेड बाय स्वामी विवेकानंद की, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड, यानी उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो ये इस चीज से कभी कभी आपको मोटिवेशन लेने की जरूरत होती है और आपको बस अपना रास्ता खुद ही तय करना होता है, क्योंकि जिस भी दिन आप सोच लेंगे कि आज मेरी जर्नी खत्म हो गई है, तो वो आप ही हैं जिस जो उसके लिए जिम्मेदार होंगे। या अगर आपने सोचा कि नहीं, इससे भी क्या हुआ, ये छोटी सी पार्टी तो है लाइफ का, फेल हुए तो क्या हुआ, अगले अटेम्प्ट में और बेटर करेंगे। तो आप आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप आगे कितनी मेहनत से और आगे कर बढ़ना चाहते हैं या वहीं पे क्विट करना चाहते हैं। तो पीयर प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फैमिली जो है मेरी बहुत सपोर्टिव रही है। जब जब भी मैं इनफैक्ट जब फेल होती थी तो काफी ऐसा माहौल हो जाता था, बहुत डिप्रेसिंग माहौल हो जाता था, लेकिन मेरे जो मदर एंड फादर हैं उन्होंने मेरे साथ हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे हमेशा वो प्रोत्साहित ही करते रहते थे कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर इस बार नहीं हुआ, अगर आप इंटरव्यू राउंड तक जा रहे हैं, इनफैक्ट आप तभी हारते हैं जब आप चीजों को करना छोड़ देते हैं। तो जिस भी दिन आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे ये नहीं करना है, आप हारेंगे उस दिन। ये तो सिर्फ एक स्टेज है लाइफ की कि आप इंटरव्यू से बाहर हो रहे हैं, मेंस से बाहर हो रहे हैं या प्रीलिम से बाहर हो रहे हैं। तो मम्मी पापा का सपोर्ट रहा, और जो बाहर का पीयर प्रेशर होता था वो कभी भी पेरेंट्स मुझ तक आने नहीं देते आने थे, नहीं दे। क्योंकि मैंने अपनी सारी चीजें जो है वो कट ऑफ कर ली थी। मैं सोशल मीडिया सब बंद कर दिया था, मैंने आना जाना बंद कर दिया था। तो जो भी कभी फैमिली फंक्शंस मैंने अटेंड नहीं करती थी, तो वो सारी चीजें मम्मी पापा को फेस करनी होती थी। तो मुझ तक वो कभी भी वो बातें आने नहीं देते थे। जी। तो एक तो आपकी जो पूरी इस जो हमारी बातचीत हो रही है उसमें एक चीज़ जो निकल कर आ रही है वो ये कि एक एस्पिरेंट के लिए सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ही ज़रूरी है और एक खुद के लिए स्ट्रैटेजी बनाना, डिसिप्लिन लेकर आना और सबसे बड़ी बात कि उसे फॉलो करना। जैसे कि आपने अपने केस में भी बताया कि आप पीयर प्रेशर आए उससे बचने के लिए आपने अवॉइड ही किया, यानी कि आपने अपने जो सोशल मीडिया था उसे भी अवॉइड किया आई बिलीव, राइट? सो एंड उसके साथ-साथ आपने एक डिसिप्लिन में काम किया, खुद को मोटिवेटेड रखा, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक एक रिक्वायरमेंट भी है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। खैर ये तो आपने बताया कि आपकी अभी तक की जो जर्नी थी, इसमें मैं आपसे कुछ चीज़ें और पूछना चाहूँगा, वो ये कि आपका देखिए इस एग्ज़ाम में 3 स्टेजेस हम देखते हैं, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। प्री में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही, मेंस में क्या रही, फिर इंटरव्यू में? सबसे पहले हम प्री की अगर बात करें, लोग जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि बेयर एक्ट्स को कैसे अप्रोच करें एंड ऑल दैट। तो व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी फॉर दिस प्री? देखिए, जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर फेस करनी है, तो सबसे पहली जो स्टेज है वो है प्लानिंग। अगर आपने प्लानिंग कर ली है, यानी कि आपकी आगे की जर्नी आपने आधी पूरी कर ली है, तो आप सबसे पहले तो प्लान कीजिए कि आप कितने सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देंगे, आप अपनी लाइफ का कितना मेजर टाइम जो है वो प्रिपरेशन को देंगे, आपके कौन सी वीक सब्जेक्ट्स हैं जिस पे आप ज्यादा फोकस करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे होता है जिसको याद करने में कुछ कम समय लगता है, किसी को ज्यादा समय लगता है, तो वो अकॉर्डिंगली अपना टाइम डिसाइड करते हैं। तो मैंने जो स्ट्रैटेजी फॉलो की थी वो तीनों स्टेजेस के लिए कुछ कुछ डिफर होती है, लेकिन उसका मेन फोकस बेयर एक्ट से होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश स्पेसिफिक और काफी सारी जुडिशियरी में बेयर एक्ट ही इनफ होती है। लेकिन क्योंकि मल्टीपल अटेम्प्ट से मैंने ये देखा, मैंने जो ध्यान दिया कि सिर्फ बेयर एक्ट के थ्रू मेरा सिलेक्शन थोड़ा रुक पा रहा है, तो बेयर एक्ट के अलावा भी अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें कोट ऑन करते हैं अपने एग्जाम में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो पहले मैं प्री की बात करूंगी, तो सबसे पहले जो प्री है वो सबसे पहला है कि आप फर्स्ट रीडिंग जो है अपनी बेयर एक्ट्स को दीजिए। आप समझिए कि वो प्रोविजन क्या बात कर रहा है, उस प्रोविजन के एक्सप्लेनेशन, उसका एक्सेप्शन, उसके प्रोवाइजो, उसमें कितने क्लॉजेज हैं, आपको वो तक अपने माइंड में एक बार थॉरोली हो जाने चाहिए कि जब भी आप प्रीलिम्स अटेम्प्ट करें तो आपको याद आ जाना चाहिए कि किस पेज के किस नंबर पे ये मैंने कहीं पढ़ा था या मुझे रिकॉल हो पा रहा है। तो इतने मल्टीपल रिविजन आपके होने चाहिए प्रीलिम्स आने के पहले। ऑलराइट। नोटिफिकेशन के बाद जो आपकी तैयारी है वो कंप्लीट हो नहीं पाती है, इसलिए नोटिफिकेशन के पहले सबसे पहले अपने बेरेक्स को डिवाइड कीजिए पार्ट्स में। अगर मेजर सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर सीआरपीसी, सीपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो काफी वाइड सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनको आप पार्ट्स में डिवाइड करके छोटे छोटे पार्ट्स में आप पढ़ सकते हैं।
जो माइनर सब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, मध्य प्रदेश में जो लोकल लॉ अकोमोडेशन एक्ट आता है, उसको आप अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, क्योंकि माइनर जो सब्जेक्ट्स है वो भी उतने मार्क्स गेनिंग होते हैं जितने मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर आप इतना उसको स्ट्रेंथ आपने बना लीजिए कि उस चीज से अगर कुछ भी अगर आ रहा है तो आप उसके उसमें अपने नंबर ना खोएंगे। और प्रोसीजरल लॉ में आप पार्ट वाइज डिवाइड करके पढ़ेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। थर्डली आप ये कर सकते हैं कि एक स्लिप या बुकमार्क्स या फिर जो शॉर्ट हैंड नोट्स होते हैं वो अपनी बेरेक्स में लगा सकते हैं, या एक अलग से कॉपी प्रिपेयर कर सकते हैं जिसमें आप स्पेसिफिकली जो अथॉरिटीज होती है, डेज होते हैं, जो स्पेसिफिक क्लॉजेस होते हैं, नंबर ऑफ क्लॉजेस, लीगल मैगजिम्स, इंपॉर्टेंट केस लॉज, लीडिंग केस लॉज या करंट केस लॉज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिए हुए होते हैं वो वहीं पे लिख सकते हैं। तो प्रिलिमिनरी आने के पहले आप वही पढ़ेंगे और एक इंडेक्स की फोटोकॉपी आप निकालवा लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा एग्जाम के 6-7 दिन पहले पढ़ने के लिए कि इंडेक्स में कौन सा सेक्शन किसकी बात कर रहा है, कौन सा सब सेक्शन क्या बोल रहा है, प्लस आपके पास एक अलग मटेरियल जो अथॉरिटीज, डेज, क्लॉजेस और केसेस की बात कर रहे हैं। फिर कमिंग टू द जीके पार्ट जो बहुत ही सिलेक्टिंग जो मेजर रोल प्ले करता है यहाँ पे प्री में, क्योंकि 150 मार्क्स का प्रीलिम्स होता है, उसमें 20 मार्क्स का बहुत ही मेजर रोल जो है जीके का होता है, जिसमें मध्य प्रदेश स्पेसिफिक जीके और करंट या फिर जो भी स्टैटिक पार्ट होता है जीके का वो पूछा जाता है। तो जो मैंने फॉलो किया था वो ये किया था कि मैंने टॉपिक वाइज जो है अपने सारे जीके को डिवाइड कर दिया था कि आज फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा मन है कि मैं सिर्फ नेशनल पार्क्स पढ़ूंगी तो मैं पर्टिकुलरली नेशनल पार्क्स पढ़ती थी। और आई वुड लाइक टू थैंक स्टडी आईक्यू फॉर दिस, क्योंकि स्टडी आईक्यू में बहुत ही प्रिसाइजली और बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक को डिस्क्राइब किया जाता है, जो बोरिंग भी नहीं होता है क्योंकि उसमें बहुत शॉर्ट वीडियोस होते हैं। फॉर 10-15 मिनट्स में आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाता है कि उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है और आने वाले उसके चांसेस क्या है, इशू कहाँ पे कंट्री कहाँ फेस कर रही है। तो स्टडी आईक्यू में जो प्रिसाइज वीडियोस हैं उसके थ्रू आपका पूरा का पूरा करंट और स्टैटिक पार्ट प्रिपेयर हो सकता है। इसके अलावा आप लूसेंट रेफर कर सकते हैं, जिसको मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। फॉर एग्जाम्पल मैंने हिस्ट्री में एम्पायर्स, उनके लिटरेचर्स, और उसके बाद में मैंने फिजिक्स, उसके बाद में ज्योग्राफी में प्लैनेट्स के बारे में, बायोग्राफी में अगर आप देखें तो आप बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स के बारे में या फिर डिसीजेस कौन सी कहाँ से डराइव हो रही हैं वो आप पढ़ सकते हैं। अगर आप केमिस्ट्री की बात करें तो कौन से ऐसे बेसिक केमिकल्स हैं जो जहाँ से डराइव हो रहे हैं, उनका शॉर्ट नेम क्या है, फुल नेम क्या है। जो मिसलेनियस पार्ट है उसमें पार्लियामेंट्स, वर्ल्ड की करेंसीज के बारे में, नेशनल पार्क्स के बारे में, बुक्स के बारे में, और ऐसे डिटेल जो चीजें हैं आप अपनी ग्रुप वाइज बना के पढ़िए तो बहुत ही इफेक्टिवली आप वो कर पाएंगे। क्वाइट और एक और इम्प्रेसिव। चीज। आप ये जो बता जी भी रहे जी। हैं ये भी मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से याद किया आपने। ऑलराइट, जो सिलेबस था वो भी आपको एकदम अच्छे से याद है कि आपने क्या क्या कहाँ से पढ़ा है। दैट इज रियली नाइस, ये इनफैक्ट ये सॉरी टू इंटरप्ट बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को ये बाय हार्ट जब चीजें याद हो जाती हैं तो कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। व्हाट डू यू से? जी जी, बिल्कुल सही है कि अगर आपने, मैं कहती हूँ कि आपकी जो बुक्स है उसको आप अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए और पूरे टाइम तक, चाहे वो इंटरव्यू राउंड तक वो आपकी वो बेस्ट फ्रेंड अगर रहेंगी तो आपको उसके अलावा और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं होगी। और जब भी कोई डीमोरलाइज भी होता है तो सेल्फ मोटिवेशन के लिए आपकी बेरेक्स ही है जो काम आती है। आप जिस भी दिन, जो भी एस्पिरेंट है, मैं एक सजेशन देना चाहूंगी कि जिस भी दिन आपको लो फील हो या फिर आप थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील करें कि शायद मैं इस एग्जाम के लायक नहीं हूँ या इस एग्जाम का जो लेवल है ये बहुत बड़ा है तो शायद ही मैं ये पढ़ाई कर पाऊं, तो आप ये सोचिए कि आप अपनी बेरक उठाइए, उसको याद कीजिए और 3 से 4 घंटे जब भी आप एक सिटिंग दीजिए, जो भी सिटिंग हो आपकी, 1 घंटे की, 2 घंटे की, जब आप वापस लौट कर आएंगे तो आपको लगेगा कि इतना कॉन्फिडेंस आपने बिल्टअप कर लिया उस चीज में और आप बहुत अच्छे से उस एग्जाम की तैयारी में लग जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छे से आपने समराइज किया कि भाई एक तो आपको सारे जो सिलेबस है उसको किस तरह से अप्रोच करना है, और एक जो आपने एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि जब भी आप डीमोटिवेटेड फील करें तो कोट्स से भी ज्यादा आपको जो हेल्प चीज करती है वो है आपका बेयर एक्ट। उसे पढ़िए एंड बेयर एक्ट्स को पढ़कर आपको दोबारा कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा। एक बहुत ही अच्छी एंड यूनिक यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी आपकी रही खुद को मोटिवेट करने के लिए। खैर ये आपने बात की आयुषी प्री की। अब हम बात करें जी अगर जी। मेंस की, किस तरह से आपकी स्ट्रेटेजी रही? बिकॉज़ मेंस में भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, आंसर राइटिंग, जजमेंट राइटिंग एंड देन एसे और ये सब भी आ जाता है। इसको लेकर आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? आपने क्या क्वेश्चन पेपर्स किए मेंस के? और प्री के बारे में भी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे उसके अलावा या फिर क्वेश्चन सेट्स को सॉल्व किया? व्हाट वाज़ योर स्ट्रेटेजी फॉर बोथ? जी, प्रीलिम्स के लिए तो मेन यही है कि जब नोटिफिकेशन आ गया था उसके बाद में आई स्टार्टेड सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस।
और रोज का जो रात का 1 घंटे का समय होता था, या जब भी आपको टाइम मिल रहा है, अगर आप फ्री टाइम बैठे हैं, आप बोर हो रहे हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप लगाना स्टार्ट कर दीजिए। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस जो एडीजे लेवल के क्वेश्चंस है वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कई बार रेपिटेटिव क्वेश्चंस वहां से आ जाते हैं। और जो मेजर सिलेबस है वो प्रीवियस ईयर से ही आप जो है कवर कर सकते हैं। और ऐसा है कि अगर आपने ऑब्जेक्टिव टाइप लगाना स्टार्ट कर दिया, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि मुझे इतने मार्क्स मेरे सही जा रहे हैं, और जहाँ पे गलत नहीं भी जा रहे तो वहां पे ही मैं एक सर्कल बना लेती थी पेंसिल से, या फिर लिख लेती थी कि इंपॉर्टेंट, या फिर मुझे रिविजिट करना है उसे। तो जब भी दोबारा मैं वापस से ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक खोलती थी, तो वापस से मैं उन क्वेश्चंस को री रीड करती थी, और फिर मैं उसे याद कर लेती थी। दूसरा ये कि प्रिलिमिनरी के लिए ऑल्सो आई वांट टू मेंशन कि करंट अफेयर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप अपनी न्यूज रीडिंग की हैबिट, या आप जैसे आप मैंने बताया कि अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप छोटा सा शॉर्ट वीडियो, आप स्टडी आईक्यू का ही कोई वीडियो लगा के बैठ जाएंगे, तो आपको बहुत ही इजीली आप वो कर पाएंगे। उसके अलावा जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी आजकल बहुत ही मल्टीपल डायमेंशन से पूछा जा रहा है। तो अगर आप उसमें अपनी एक 2-4 टॉपिक्स निकाल लीजिए कि मुझे इस पर्टिकुलर इस एमएस वर्ड है, या मुझे शॉर्टकट कीज है, एब्रीविएशंस मुझे करने हैं, या कंप्यूटर में मुझे इंट्रोडक्टरी इसका पैरा कौन किसके फादर कहे जाते हैं, वो आप याद कर लीजिए। उसके अलावा आप इंग्लिश में भी बहुत सारी ग्रामर की बुक्स, जो मैं तो कहूंगी कि जो बच्चों की, आपके अगर कोई छोटे भाई या बहन है तो उनकी कोई बच्चों की 6-7 की जो ग्रामर की बुक होती है, आप वो उठा के सॉल्व कीजिए। तो मैंने भी एनसीईआरटी रेफर की थी, प्लस मैंने छोटे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी ग्रामर की बुक जो है वो सॉल्व की थी। तो ये इंग्लिश का पूरा पैटर्न था ना। कमिंग टू द मेंस पार्ट, क्योंकि ये बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट भी है, क्योंकि प्री में तो होता है कि आपने जो पढ़ा है वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में दिख जाता है, और आपको सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क करना होता है। बट मेंस में आपको अपना पूरा नॉलेज जो है पुट ऑन करके बताना होता है, और उनको आपको बताना होता है कि आप कैसे अपना आंसर इंप्रेसिव लिख सकते हैं, और आपको जो चेकर है उनको ये बताना होता है कि मैं इस लायक हूँ कि आप मुझे सिलेक्ट कीजिए एज ए जज। तो ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो मेंस के लिए आप श्योर शॉट हो जाइए कि आपको बेरेक्स उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं आप में बहुत क्लियर है। या तो आप किसी रेफरेंस बुक्स या कोई गाइड का सहारा ले सकते हैं, या फिर आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करके आप अपना खुद का जो आपने कहीं से कोई केसेस से कुछ कमेंट्री निकाली हो वो आप लिख सकते हैं। तो एक सेपरेट कॉपी भी बनी जा सकती है उसकी, अपने खुद के नोट्स। और किसी से बोरो मत कीजिए, अगर आपको कोई दे भी रहा है एज अ कर्टसी कि मेरे नोट्स ले लीजिए, तो आप बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि सही तैयारी तभी होगी जब आप खुद के नोट्स बनाएंगे और लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ऑलराइट, सो सबसे बड़ी बात आपने बताई कि एक तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है, टाइम बाउंड मैनर में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है, जहां पर आपने बताया कि अगर कोई 12 मिनट का आंसर अगर हमें मेन एग्जामिनेशन में वहां मिलेंगे 12 मिनट, तो आपने उसे 9 मिनट में ही कवर करने की कोशिश की, विच इज अ वेरी नाइस स्ट्रेटेजी, बिकॉज अगेन वहां पे प्रेशर इतना होता है कि वो 9 मिनट घर के वहां पे 12 मिनट अपने आप हो ही जाते हैं। एंड एक और जो आपने अच्छी चीज बताई वो ये कि भाई नोट्स आपको खुद ही के हेल्प करेंगे, खुद वो नोट्स जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आपको वो नोट्स इतने ज्यादा हेल्पफुल नहीं होंगे। तो ये थी आपकी मेंस की स्ट्रेटेजी। आयुषी, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस इन इंटरव्यू? क्या आपने इंटरव्यू के लिए अलग से पहले से ही प्रिपेयर किया था, या फिर इंटरव्यू के लिए आपने मेंस के बाद ही प्रिपेयर किया? एंड आपका इंटरव्यू बोर्ड का एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो भी प्लीज बताइए। ओके, सो इंटरव्यू जो प्रोसेस है ये बहुत ही स्किल बेस्ड प्रोसेस है। जैसे आर्टिकल राइटिंग मेंस में होती है, वैसे जैसे जजमेंट राइटिंग होती है, वैसे एक इंटरव्यू भी अपने आप में एक स्किल बेस्ड एक्सपीरियंस है, क्योंकि अब आपका जो नॉलेज है वो ऑलरेडी वो प्रीलिम्स और मेंस में चेक किया जा चुका है। दे ऑलरेडी नो कि आपने इनफ बेरेक्स पढ़ी हैं, आप इनफ बुक्स पढ़ के आए हैं, आपकी राइटिंग और जो कैपेबिलिटी है वो आपने बहुत अच्छे से पुट ऑन कर दी है। लेकिन अब आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं जो बहुत ही छोटी चीज को बहुत इलेबोरेट करके बताते हैं, कोई लोगों की क्वालिटी ये होती है कि वो बहुत बड़ी चीज को बहुत शॉर्ट समरी वे में बता देते हैं। तो वो यही चेक करना चाहते हैं कि आप अपना नॉलेज बिना उस पर कुछ भी एग्जैजरेट करके कितने इफेक्टिवली उनको बता रहे हैं, कितना शॉर्टली बता रहे हैं। क्योंकि ऑनरेबल जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, जो मध्य प्रदेश में बोर्ड मेंबर्स होते हैं, दे आर ऑनरेबल हाईकोर्ट जजेस। तो 3 मेंबर बोर्ड थे मेरे इंटरव्यू राउंड में, और इंटरव्यू के लिए मैंने मेंस के बाद ही तैयारी जो है अपनी स्टार्ट की थी, क्योंकि मेंस इज वेरी डाइसी। आप बहुत ही आपका पेपर अच्छा भी गया तो कंपटीशन के हिसाब से आप जज नहीं कर पाते कि आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा या नहीं। बट हाँ, क्योंकि मैंने पहले भी 2 इंटरव्यूज दे रखे थे, तो इस बार मैं कॉन्फिडेंट थी कि अगर इस बार भी मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा तो मैं अपना बेस्ट पुट ऑन करूंगी। तो सबसे पहली बात इंटरव्यू के लिए ये
कि आप कॉन्फिडेंट रहिए। कोई भी जो पर्सन है वो पूरा का पूरा नॉलेज जो है वो उसके पास होता नहीं, कहीं ना कुछ चीजें छूट जाती हैं। तो आप ये सोचिए कि आप कितना भी कवर कर लेंगे लेकिन आप उनके आगे बहुत कम ही नॉलेजेबल होंगे। फर्स्टली ये, सेकेंडली ये कि आप कितने अच्छे से बोल रहे हैं, इसके लिए आप मिरर प्रैक्टिस कीजिए, या अपने घर के किसी भी बड़े फैमिली मेंबर को आप एक अपनी बेरक दीजिए या एक क्वेश्चन की बुक दीजिए। तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आप बताएंगे। आप अपने एक्सप्रेशंस देखिए कि आप थोड़ा कम एक्सप्रेसिव रहें वहां पे, आपके बहुत ज्यादा एक्सप्रेशंस ऐसे ना हो कि आप बहुत डाउटफुल रहे हैं अपने आंसर में। तो आपका कॉन्फिडेंस आपके पोस्चर से और आपके चलने के स्टाइल से झलकना चाहिए। सेकेंडली, वो जो भी पूछ रहे हैं आप उनको घुमाने की कोशिश ना करें, आप उनको वही बताएं जो आपको आता है। और अगर आपको नहीं आता है तो बहुत ही काइंडली आप उनको मना कर सकते हैं कि सॉरी सर, आई विल रीड, या फिर आई एम अनेबल टू रिकॉल इट राइट नाउ। आप ऐसे कुछ वर्ड्स यूज कर सकते हैं। थर्डली ये कि अभी जो इंटरव्यू की जो प्रोसेस है इसमें मिनिमम 20 मार्क्स की रिक्वायरमेंट हो गई है मध्य प्रदेश में। तो इसके लिए आपको ये है कि आप कितना अच्छा अपनी भी स्टडी करके जा रहे हैं, बिकॉज इंटरव्यू जिसको साक्षात्कार कहते हैं हिंदी में, यानी खुद से जो आप इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। इंटरव्यू इज व्यूइंग योर सेल्फ फर्स्ट। तो आपको अपने बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए कि आपकी हॉबीज क्या है, आपके लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस आप कैसे पुट ऑन करते हैं अपनी स्टडीज में, या आपकी हॉबीज जो है वो कैसे कोरिलेट होती हैं आपकी स्टडीज से। तो ये सब चीजें आप जो है पढ़ के जा सकते हैं। और मैंने जो मुझे क्वेश्चंस पुट ऑन किए गए थे वो मेनली मेरे हॉबीज से थे। और क्योंकि मैंने थर्ड मेरा इंटरव्यू था तो उन्होंने इस चीज से भी मुझे पूछा कि ऐसी कौन सी आपकी कमियां हैं जो आपने सुधार ली है और इस इंटरव्यू में अब आप आके बैठे हैं। तो आपको अपनी कमियों की लिस्ट आप खुद से याद करके जाइए, उनको आप अच्छे से बताइए। और बेरेक्स का एक मेन कंसेप्ट आप बताइए कि जैसे कि कोई भी एविडेंस या क्रिमिनल लॉ का ऐसा कोई रूल है जो बहुत वास्ट है या जो उनके डेली यूज में आ रहा है, आप उसको थॉरोली पढ़ के जाइए। मैंने एक मैगजीन या एक छोटी सी गाइड थी लॉ फाइटर की, उसमें कुछ क्वेश्चंस थे कंसेप्चुअल बेस्ड, वो भी आपसे पूछ सकते हैं। तो मेरे साथ जो इंटरव्यू में हुआ था वो रैपिड फायर राउंड हुआ था। तो मैंने एक आंसर दिया था तो तुरंत मुझसे तीनों जजेस जो थे वो रैपिड फायर राउंड खेल रहे थे, तो वो चेक करने के लिए कहीं आप पैनिक तो नहीं होंगे, क्योंकि जो जज की पोजीशन है ये बहुत ही ऐसी पोजीशन है जहाँ पे आपको बहुत प्रेशर पेशेंस भी के है। साथ काम एंड करना राइट सर, पड़ेगा। राइट राइट। बहुत प्रेशर और पेशेंस के साथ आपको काम करना होता है। तो वो चेक करते हैं कि क्या आप उस लायक हैं या नहीं। तो बस बिल्कुल। आप बहुत कामली जाइए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, और दूसरों की बातों में नहीं आइए कि ये पूछ रहे हैं तो आप उसके पीछे भाग रहे हैं, या ये इंपॉर्टेंट है या ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप खुद देखिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, और आपका तीनों ही एग्जाम की फेजेस बहुत इजीली जाएंगी। तो आपने अभी बताया कि आपकी हॉबीज भी आपसे पूछी गई। मैं भी जानना चाहूंगा बेसिकली कि क्योंकि देखिए आपकी जर्नी बहुत बहुत ही टफ रहती है एग्जामिनेशन की। आप पढ़ते बहुत ज्यादा हैं, आपने 8 से 10 घंटे आप टाइम देते हैं पढ़ाई को। इसके बीच में आप अपने आप का बैलेंस बनाने के लिए, माइंड को एकदम काम डाउन करने के लिए और ब्रेक लेने के लिए पढ़ाई से, व्हाट वाज योर पर्सनल फेवरेट थिंग कि आप फ्री टाइम में क्या करते थे? ओके। तो फर्स्टली ऐसा होता है कि दो फेजेस होते हैं। एक तो वो जब नोटिफिकेशन आ गया होता है तब का जो ब्रेक टाइम है वो बहुत डिफरेंट हो जाता है, और उसके पहले का जो ब्रेक टाइम है वो काफी डिफरेंट होता है। तो पहले की ब्रेक टाइम की अगर बात करें तो मेरी हॉबीज मैं कुछ परस्यू करती थी। जैसे मुझे सूदिंग सॉन्ग्स सुनना बहुत पसंद है, तो कई बार मैं वो सुन लिया करती थी। या मुझे श्लोक चैंटिंग और मेडिटेशन में मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वो कर लिया करती थी। या फिर कोई भी एक छोटा सा एक मोटिवेशनल कोई वीडियो है, और मैं गौरव गर्ग सर का भी इसमें थैंकफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने जो वीडियोस बनाए थे शॉर्ट शॉर्ट मोटिवेशन वाले, वो मैं रोज डेली जो है मेरे यूट्यूब पे रेकमेंड भी होते रहते थे, और वो मैं दिन भर उन्हें सुनकर काफी मोटिवेटेड भी फील करती थी। ये कुछ चीजें हैं। इसके अलावा मैं मुझे बुक्स रीड करने का काफी शौक है, तो वो मैं फॉलो करती थी। मेरी नॉन फिक्शन सेल्फ हेल्प बुक्स थी। मैं कुछ लीडर्स को फॉलो करती थी, जैसे सुभाष चंद्र बोस की बुक्स मैं फॉलो करती थी, और स्वामी विवेकानंद की मैं बुक्स पढ़ती थी। तो ऐसी बुक्स से मुझे काफी इंस्पिरेशन मिलता था। मेरे पास सारी बायोग्राफीज हैं सारे लीडर्स की, चंद्रशेखर आजाद की और सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। तो वो मैं बायोग्राफीज पढ़ के मुझे बहुत मोटिवेटेड फील होता था कि अपनी देश के लिए जो जज्बा उन्होंने दिखाया है, तो आज हम इतने छोटे लेवल पर से पढ़ाई कर ही उसे क्यों नहीं पूरा कर सकते हैं। फिर एग्जाम के बाद की जो हॉबीज थी वो ऐसी होती थी कि छोटा सा कॉफी ब्रेक टाइम जो मिलता था उसमें थोड़ा बहुत अगर आपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया तो ही वो बहुत इनफ होता था। क्योंकि एग्जाम टाइम में ऐसा होता है कि आप पेरेंट्स को ज्यादा टाइम दे नहीं पाते हैं, तो आप वो ब्रेक टाइम में अपने पेरेंट्स से बातें करें, उनसे हंसी मजाक करें, तो काफी अच्छे से आप बहुत लाइट फील करेंगे। इट इज रियली इम्प्रेसिव।
एक तो आपका जो बुक लिस्ट है वो बहुत ही अच्छी लगी मुझे, जहाँ पर आपने बताया कि सभी जो लीडर्स हैं उनकी आप बायोग्राफीज पढ़ते हैं। दैट इज अगेन अ मोटिवेटिंग फैक्टर, एंड आपके केस में मुझे वो दिख भी रहा है कि जो एक पैट्रियटिज्म की जो भावना है, देश के लिए कुछ करने की जो भावना है, वो कहाँ से आ रही है वो हम समझ पा रहे हैं। एंड बहुत ही अच्छी बात है ये कि आप अपनी हॉबीज को साथ लेकर चलते हैं। खैर, ये आपकी जर्नी के बारे में आपने बताया, एंड आपने बताया कि किस तरह से ये आपकी जर्नी रही। स्टडी आईक्यू का भी आपने उसमें पूरा रोल बताया। हम वी आर आल्सो हैप्पी कि हम आपको उसमें मदद कर पाए। अभी आयुषी, मैं आपसे जो आखिरी बात पूछना चाहता हूँ वो ये कि आगे के आपके क्या प्लान्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड थिंग इज कि अभी जो हमारे आने वाले जजेस हैं, जो भावी जजेस हैं, जो अपकमिंग जजेस हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी देखिए, जो जर्नी है मेरी, अभी तो ये सिर्फ शुरू हुई है। ये मैंने जो स्टेज क्रॉस करी, तो अभी बिगनिंग है मेरी आगे आने वाली लाइफ की। तो मैं यही चाहूंगी कि मेरा जो भी मैंने पढ़ाई की है, जो भी मैंने नॉलेज गेन किया है, इस नॉलेज को मैं बहुत अच्छे और पॉजिटिवली तरीके से इसको पुट ऑन करूं। मैं हमेशा सही राह पे चलूं और लोगों के लिए एक इंस्पिरेशनल फैक्टर मेरे लिए रहे कि लोग मुझे देखकर देखें कि मैं कितने अच्छे से अपने जो जुडिशरी इंस्टीट्यूशन है उसमें जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार रखना चाहती हूँ, और लोगों का जो फेथ है वो मेंटेन रहे, और अच्छे एग्जाम्पल्स जो है सेट होते रहे आपके केसेस के थ्रू। क्योंकि बहुत अच्छी पोजीशन अगर भगवान ने आपको दी है तो आपको उसका बहुत ही सम्मान करना चाहिए, ये मुझे ऐसा लगता है। सेकेंडली ये कि जो भी एस्पिरेंट्स जो एस्पायर कर रहे हैं कुछ बनने के लिए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, तो सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने आप को एक गिव अ पैट ऑन योर सेल्फ कि आपने ये चीज चुनी, या आपने ऐसी कोई चीज चुनी जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि कई लोग इसको करना ही नहीं चाहते हैं। तो अगर आपने ऐसी कोई चीजें चुनी है, इसका मतलब आप में स्ट्रेंथ है कि आप कर सकते हैं। और कोई भी कम पढ़ा हुआ या कोई ज्यादा पढ़ा हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस दिन आपने मेहनत करना स्टार्ट कर दी, तो सभी जो एस्पिरेंट्स है वो एक लेवल पे आ जाते हैं। तो डिस्पाइट योर फेलियर्स, आप कभी भी कोशिश करना मत छोड़िए। किसी भी स्टेज पर आपको गिव अप का थॉट आ रहा है, तो आप ये सोच लीजिए कि वाई, मैंने क्यों ये स्टार्ट किया था, और ऐसा आपके करने से आपकी जो आने वाली लाइफ है, प्लस आप जो इंस्टीट्यूशन का पार्ट होने वाले हैं, उस पर क्या इफेक्ट होने वाला है। तो आप लॉन्ग टर्म जो गोल है वो सोचिए। शॉर्ट टर्म पेन चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल के बारे में सोचिए, और कभी भी डीमोटिवेट मत होइए। अपने नॉलेज पर भरोसा रखिए, और अपनी पूरी कोशिशों पर भरोसा रखिए। थैंक यू, एंड वेरी वेल सेड। एंड सभी स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं उनको भी काफ़ी अच्छा एक मैसेज जाएगा आपकी तरफ से। एंड दोस्तों, ये थी मिस आयुषी श्रीवास्तव। थैंक यू आयुषी फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड थैंक दोस्तों, यू ये सो थे मिस मच। आयुषी श्रीवास्तव, जिन्होंने मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जामिनेशन 2019 में 80 रैंक हासिल किया, और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी सारी जर्नी के बारे में बताया, और किस तरह से अपने आप को इन्होंने मेंटेन किया, अपना किस तरह से इन्होंने अपने आप को इस पूरी जर्नी में एक डायरेक्शन में पुश किया, सारा इन्होंने बहुत ही विस्तार से बताया। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको भी इस वीडियो से काफ़ी कुछ देखने को, सीखने को मिलेगा। आपके साथ इसी तरह की और वीडियोज़ के साथ हम फिर एक बार यहाँ पे हाज़िर होंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे दोस्तों। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।